जाती है। ये देखकर मिस्टर लिन फौरन से ज़ी क्वांग की बाजू अपने हाथ में लेते हैं और उसका सूट साफ करने की कोशिश करते हैं। मिस्टर लिन जैसे ज़ी क्वांग की केयर करते हैं, ये देखकर ज़ांग ज़ी का मूड खराब हो जाता है और वो बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। ज़ी क्वांग का बाजू साफ करने के बाद मिस्टर लिन गुस्से से ज़ांग ज़ी की तरफ देखते हैं और उनको समझ आ जाती है कि ये जेलसी फील कर रहा है। फिर ज़ांग ज़ी सामने खड़े ब्राइड और ग्रूम से सॉरी करता है कि उसकी वजह से ये मिसहैप हो गया। फिर वो सॉरी करने के बाद कहता है कि मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ और मैं इसकी जगह मजीद वाइन के गिलास पीना चाहूंगा। ये कहकर वो बहुत सारे वाइन के गिलास पीने लग जाता है। फिर ज़ी क्वांग मिस्टर लिन को कहती है कि मैं रेस्ट रूम जा रही हूँ ताकि मैं अपनी शर्ट ठीक कर सकूं। तो मिस्टर लिन उसको कहते हैं ठीक है जाओ, मैं कुछ ही देर में तुम्हारे पास आता हूँ। ज़ी क्वांग जैसे ही रेस्ट रूम के अंदर आती है तो वो फौरन से अपनी बाजू वॉश करती है। ज़ी क्वांग की हालत भी काफी खराब हुई होती है क्योंकि ज़ांग ज़ी के ऐसे बिहेवियर से उसको बहुत तकलीफ होती है। लेकिन जैसे ही ज़ी क्वांग यहाँ से फारिग होने के बाद बाहर निकलती है तो सामने ज़ांग ज़ी खड़ा होता है। ज़ांग ज़ी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा फोन नंबर चेंज हुआ है या नहीं, तो वो बताती है कि मेरा पिछला नंबर ही एक्टिव है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बैंक के थ्रू पेमेंट कर दूंगा, तुम्हारे ये ड्रेस की जितनी भी कीमत हुई तुम मुझे बता देना। लेकिन ज़ी क्वांग ये पेमेंट लेने से मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें इसने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ज़ांग ज़ी इसको मुबारकबाद देता है कि तुमने इतने कम ही अरसे में इतना प्यारा और हसीन और अमीर लड़का खुद के लिए तलाश कर लिया। ज़ी क्वांग खुश शुक्रिया कहती है। ज़ी क्वांग जैसे ही जाने लगती है तो ज़ांग ज़ी उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों रख रही हो। ज़ांग ज़ी उससे कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझसे मूव ऑन नहीं हुई हो और तुमने मिस्टर लिन को पसंद कर लिया हो और ऐसे तुम दोनों लड़कों को अपने दिल में बसाए बैठी हो। ज़ी क्वांग खामोशी से ज़ांग ज़ी के इल्जामात को सुनती रहती है। ज़ी क्वांग कहती है कि कल रोंग ने मुझसे कुछ ऐसे ही सवालात किए थे और उसने मुझसे पास में जो कुछ हुआ सब के बारे में माफी मांगी थी और मैंने उसे माफ कर दिया। लेकिन रोंग ने जाने से पहले मुझसे एक सवाल किया था कि क्या मैं तुमसे मूव ऑन हुई हूँ या नहीं, क्या मेरे पास तुम्हारे लिए अभी भी फीलिंग्स हैं। लेकिन अब शायद मुझे मेरा जवाब मिल चुका है क्योंकि उस वक्त जब रोंग ने मुझसे ये सब पूछा था मुझे इसका जवाब नहीं मालूम था। इसकी बातें सुनने के बाद ज़ांग ज़ी कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो अपने वादे को इतनी जल्दी भुला दे। ज़ी क्वांग पूछती है कि हमारे दरमियान ऐसा कौन सा वादा हुआ था। ये कहते ही ज़ी क्वांग को वो मोमेंट याद आता है जब इसने ज़ांग ज़ी के सामने अपनी लव कन्फेशन की थी लेकिन उसने इसको रिजेक्ट कर दिया था और उस वक्त जाते वक्त ज़ी क्वांग ने इससे वादा किया था कि ये हमेशा इससे यकतरफा मोहब्बत करती रहेगी और कभी भी गिव अप नहीं करेगी। फिर ज़ी क्वांग इससे कहती है कि जरूरी नहीं है कि मेरे पास एक पत्थर का दिल हो, इंसान वक्त के साथ बदल जाता है और उसकी फीलिंग्स भी चेंज हो सकती हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा तुम्हारे तक ही रहूं और ये लाजमी नहीं है कि मैं हमेशा तुम्हें ही पसंद करती रहूं। मैं किसी और इंसान को भी पसंद कर सकती हूँ जो मेरी कदर करे और मेरे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। ज़ांग ज़ी कहता है कि तुम्हारी इन अल्फाज का शुक्रिया, मुझे समझ आ चुका है कि फीलिंग्स रखना हर किसी के बस की बात नहीं। ये कहकर ज़ांग ज़ी वहाँ से चला जाता है। फिर ज़ी क्वांग वहीं साइड पर बैठकर रोने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिस्टर लिन आ जाते हैं और इसको रोता हुआ देखकर फौरन से इसके पास आते हैं और इसको उठाते हैं। ज़ी क्वांग इनसे हटकर थोड़ा दूर जाती है और कहती है कि आप मेरी तरफ मत देखें, मैं थोड़ी देर में बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊंगी। फिर मिस्टर लिन इसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें इस तरह इतना रोते हुए नहीं देख सकती। फिर वो आगे बढ़ते हुए ज़ी क्वांग के आंसू साफ करते हुए रुक जाते हैं। फिर ज़ी क्वांग फौरन से अपने आंसू साफ करते हैं। मिस्टर लिन मुसलसल ज़ी क्वांग की तरफ देखे जाते हैं। ज़ी क्वांग जब खामोश हो जाती है तो मिस्टर लिन इसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैंने आज तक कभी भी किसी भी लड़की के सामने अपनी फीलिंग्स का कभी भी इजहार नहीं किया, लेकिन आज अगर मैंने इस लम्हे को भी ज़ाया कर दिया तो मैं सारी जिंदगी पछताता रहूंगा। फिर वो ज़ी क्वांग को समझाते हैं कि ऐसे छोटी छोटी बातों पर मत रोया करो और अपना ख्याल रखा करो। फिर मिस्टर लिन इससे कहते हैं कि तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की हो और मुझे नहीं पता कि लड़कियों के साथ किस तरह से रहते हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि अगर मेरे पास किसी भी लड़के के लिए फीलिंग्स हैं तो मुझे उससे किस तरह इजहार करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गई होगी और मेरी फीलिंग्स की कदर करो। फिर वो पास रखा हुआ बैग उठाकर ज़ी क्वांग के हाथ में देते हैं और इसे कहते हैं कि तुम जाओ और जाकर अपना ड्रेस चेंज कर लो। थोड़ी ही देर बाद ज़ी क्वांग व्हाइट ड्रेस पहनकर मिस्टर लिन के साथ अपनी दोस्तों के पास आ जाती है। इन सब दोस्त इनको खाना खाने का कहते हैं तो ये कहती है कि हम दोनों वापस जा रहे हैं क्योंकि बाहर बर्फबारी शुरू है और हम लोग वापस जल्दी पहुंचना चाहते हैं वरना रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। इसके बाद वो सबको बाय कहकर यहाँ से चले जाते हैं। ज़ी क्वांग और मिस्टर लिन जब दरवाजे से बाहर जाने वाले होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ से ज़ांग ज़ी अंदर आ रहा होता है। इन दोनों के दरमियान टक्कर होने ही वाली होती है कि ज़ी क्वांग अपनी बाजू साइड पर कर लेती है और चुपचाप साइड से निकल जाती है। जब ये दोनों बाहर जा रहे होते हैं तो बहुत अच्छी बर्फबारी हो रही होती है। इन दोनों के दरमियान बहुत खामोशी होती है तो मिस्टर लिन खुद ही बोल पड़ते हैं कि तुम मेरी कन्फेशन के बाद से इतनी खामोश क्यों हो। ज़ी क्वांग उनसे सॉरी कहती है। मिस्टर लिन इसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम ऐसे शर्मिंदा क्यों हो रही हो, तुमने कौन सा कोई गलती की है जो तुम मुझसे माफी मांगोगी। तुम्हें तो सर उठाकर अकड़ कर मुझसे कहना चाहिए कि लिन युसान अभी तुम मेरे स्टैंडर्ड्स तक नहीं पहुंचे, तुम्हें मजीद कोशिश करने की जरूरत है। ज़ी क्वांग कहती है कि आप ऐसा हरगिज मत कहें, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं, मैं आपको नापसंद नहीं करती, लेकिन हकीकत बात यह है कि मैं किसी और इंसान को पहले बहुत ज्यादा पसंद करती थी और अभी तक मैं उससे मूव ऑन नहीं हुई और ये सब आप थोड़ी देर पहले अपनी आंखों से देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई हो। फिर ज़ी क्वांग कहती है कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपकी जिंदगी में सिर्फ एक वही शख्स होना चाहिए, लेकिन अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ताकि मैं खुद को संभाल सकूं और मूव ऑन कर सकूं। यही वजह है कि मैं अभी आपकी लव कन्फेशन का कोई जवाब नहीं दे सकती। फिर मिस्टर लिन कहते हैं कि मैंने तुमसे जो कन्फेशन की थी वो मेरे दिल की बातें थी जो मैंने तुम्हारे सामने बयान की। मैंने पहली दफा जिंदगी में किसी लड़की को पसंद किया है और उसे सच्चे दिल से चाहा है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी मुझे इनकार कर दोगी। फिर मिस्टर लिन इससे कहते हैं कि हमें इस बात को यहीं पर छोड़ देना चाहिए और जब हम सुजू वापस जाएंगे तो हम ऑफिस में पहले की तरह रहेंगे जैसे हम पहले अच्छे दोस्त थे।
जीक वांग इनको रोकती है और बताती है कि मैं सुजू वापस नहीं जाऊंगी, बल्कि मेरा कुछ और प्लान है। तो मिस्टर लिन से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या प्लान है। फिर जीक वांग बताती है कि मेरी अभी 2 छुट्टियां बाकी हैं, तो मैं अपनी मम्मा के पास जाना चाहती हूँ ताकि मैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूं। वांग एक साथ बहुत सी रीजन देती है, तो मिस्टर लिन उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने घर जाने के लिए और स्पेशली अपनी मम्मा पास जाने के लिए किसी भी रीजन की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा जब भी दिल चाहे तुम अपने घर जा सकती हो। फिर मिस्टर लिन इसे कहते हैं कि मैं तुम्हें ट्रेन स्टेशन तक पहुंचाता हूँ। तो जीक वांग मना कर देती है और इनसे कहती है कि नहीं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, आपने पहले ही मुझ पर बहुत से एहसानात किए हैं और मुझे नहीं पता कि मैं आपके एहसानों का बदला कैसे उतारूंगी। फिर वो पूछते हैं कि क्या तुम ऐसे ही हमेशा मुझसे दूर रहोगी और मुझे अवॉइड करती रहोगी। जीक वांग कहती है कि मेरा हरगिज ऐसा मतलब नहीं था, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मिस्टर लिन कहते हैं कि तुम खुद को मुझसे इतना दूर रखोगी तो मैं तुम्हारा दिल कैसे जीतूंगा, मुझे एटलीस्ट ट्राई तो करने दो। फिर मिस्टर लिन इसे कहते हैं कि मेरी मोहब्बत एक तरफा ही सही, लेकिन मैं तुम्हें चाहता रहूंगा और मुसलसल कोशिश करूंगा जब तक तुम मूव ऑन नहीं कर जाती। कुछ ही देर बाद जीक वांग अपनी मम्मा पास पहुंच जाती है। यहाँ पर ये नाइट स्टे करने के बाद सुबह होते ही अपनी दादी के पास निकल जाती है ताकि ये अपने साल की आखिरी छुट्टी अपनी दादी के साथ बिता सके। जीक वांग अपनी दादी की काश्तकारी में मदद करवा रही होती है। वहीं ये दोनों बहुत सी बातें करते हैं, तो इसकी दादी से कहती है कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो और अब तो जॉब भी करने लगी हो, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन टाइम है कि तुम सेटल हो जाओ। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, तुमने शहर में किसी को पसंद किया या नहीं। जीक वांग चिढ़ते हुए दादी से कहती है कि आज हर कोई मेरी शादी के बारे में क्यों बात कर रहा है। तो दादी पूछती हैं कि पहले भी तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या। जीक वांग दादी को बताती है कि पहले मेरी मम्मा और उनकी फ्रेंड आई थी, तो इन दोनों ने बात करते हुए मुझे यही सब कहा था जो आप अभी मुझसे बात कर रही हैं। फिर जीक वांग को वो मोमेंट याद आता है जब मिस्टर लिन ने इससे कन्फेशन की थी। अगली सुबह जीक वांग जब ऑफिस पहुंच जाती है तो इसकी नज़र सामने मिस्टर लिन के ऑफिस पर पड़ती है, लेकिन ऑफिस में कोई मौजूद नहीं होता और वो कमरा बिल्कुल खाली होता है। ये देखकर जीक वांग काफी उदास हो जाती है। रात जो बर्फबारी हुई थी वो सभी सोलर प्लेट्स के ऊपर पड़ गई थी, जिसको उतारने के लिए सभी एम्प्लॉयज ऊपर छत पर जाते हैं। जीक वांग जब ऊपर पहुंचती है तो सामने मिस्टर लिन को देखकर हैरान रह जाती है और इसको तसल्ली हो जाती है कि मिस्टर लिन बिल्कुल ठीक है। यहाँ से फारिग होने के बाद एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसके खत्म होने पर मिस्टर लिन सभी एम्प्लॉयज को बताते हैं कि इस साल के खत्म होने पर मैं एक पार्टी अरेंज करूंगा जिसमें सभी एम्प्लॉयज इन्वाइट होंगे। कुछ ही देर बाद जीक वांग मिस्टर लिन के पुराने डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर शेंगी के साथ डिनर करने के लिए जाती है। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि डॉक्टर शेंगी ने इसे बताया कि जब मैंने लिन यू सान से कहा कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ तो उसने मुझे मना कर दिया और कहने लगा कि मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया कि यहाँ पर जीक वांग भी आएगी तो वो फौरन से मान गया और अभी वो बस आता ही होगा। ये दोनों अभी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि पीछे से मिस्टर लिन आ जाते हैं। मिस्टर लिन के आते ही डॉक्टर किसी काम का बहाना करके वहाँ से चले जाते हैं और इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं ताकि ये दोनों आपस के मामला सुलझा सके। डिनर खत्म करने के बाद जैसे ही बिल पेमेंट करने की बारी आती है तो सामने खड़ी वेटर्स को मिस्टर लिन बुलाते हैं। जैसे ही वो आकर बिल देती है तो मिस्टर लिन और जीक वांग दोनों अपना कार्ड निकालते हैं। वेटर्स मिस्टर लिन का कार्ड पकड़कर बिल सबमिट करवाने के लिए चली जाती है। फिर मिस्टर लिन जीक वांग को बताते हैं कि लास्ट टाइम जब डिनर की पेमेंट तुमने की थी तब मैंने तुम्हारे साथ प्रैंक किया था, क्योंकि मैंने तुम्हारी और तुम्हारी दोस्तों की बातें सुन ली थी, इसलिए तुम्हें बिल पे करना पड़ा। लेकिन आइंदा कभी भी ऐसे नहीं होगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए तुम बिल पे करो। उसके बाद ये दोनों खाना खाने के बाद वॉक करने के लिए निकल जाते हैं। फिर मिस्टर लिन इसे कहते हैं कि मेरे दोस्त शेंगी ने तुम्हारे से जो भी बातें की हो तुम उनको भूल जाना और उसको दिल पर मत लेना, वो बहुत अजीब बातें करता है। फिर जीक वांग बताती है कि मुझे मिस्टर शेंगी ने बताया कि मिस लू ने कभी भी मुझे अपनी शादी पर इन्वाइट ही नहीं किया था। मिस्टर लिन कहते हैं कि मैं तो बस एक बहाना चाहता था ताकि हम दोनों थोड़ा वक्त साथ में गुजार सके। फिर ये दोनों खामोशी से चलते रहते हैं तो अचानक से जीक वांग के जहन में बहुत से सवाल चलने लगते हैं। जीक वांग अचानक से मिस्टर लिन से कह देती है कि काश हम दोनों पहले मिल जाते तो सब कुछ बहुत मुख्तलिफ होता। सुनकर मिस्टर लिन खामोशी से एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं, फिर वो आगे चलने लगते। थोड़ा ही आगे जाकर मिस्टर लिन रुक जाते हैं और जीक वांग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम्हारे चेहरा पहले से बहुत मुरझा चुका है और तुम्हारे बहुत से डार्क सर्कल्स हो गए। मुझे नहीं पता था कि मेरी कन्फेशन करने की वजह से तुम्हारी रातों की नींद खराब होगी। सबके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम उस लड़के को पसंद करती हो तो मैं कभी भी अपनी कन्फेशन इस तरह से ना करता। ये सुनते ही जीक वांग को वो मोमेंट याद आता है जब इसने यही अल्फाज जांगजी को और रोंग को बोले थे। इसने जांगजी को जो मैसेज किया था ये काफी देर तक उसका रिप्लाई का इंतजार करती रही थी, लेकिन उसने कभी भी इसे मुड़कर कोई रिप्लाई नहीं किया। वांग कहती है कि आप हरगिज ऐसा मत सोचें। तो मिस्टर लिन इसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी है जिससे तुम बच्चों की तरह रोने लग गई हो। फिर मिस्टर लिन कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरी कन्फेशन की वजह से तुम्हारी लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो जाएगी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बस तुम अपना ख्याल रखो और मुझसे दूर मत रहा करो। तुम अब मुझे अवॉइड मत किया करो, हम दोनों पहले की तरह दोस्त बनकर भी रह सकते। जीक वांग कहती है ठीक है, अब से मैं आपको अवॉइड नहीं करूंगी और आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ चुपचाप आपके साथ चली जाऊंगी। फिर मिस्टर लिन कहते हैं कि तुम अपनी बात पर कायम रह। कुछ ही देर में ये दोनों कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर ये दोनों एरिया देख ही रहे होते हैं कि जीक वांग इनसे कहती है कि ये एरिया बहुत ही मुरझाया हुआ है, क्यों ना हम यहाँ पर थोड़े से प्लांट सेट करें। फिर जीक वांग इनको प्लांट सेट करने का आइडिया देती है। जीक वांग की एक्साइटमेंट देखकर मिस्टर लिन बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसको मुस्कुराता देखकर खुद भी स्माइल करने लगते हैं। फिर वो इसे कहते हैं कि तुम सुबह जाकर कंपनी में मैनेजर से मिल लेना और उनको अपना आइडिया बता देना। फिर अगली सुबह होते ही जीक वांग फौरन से मैनेजर के पास जाती है और उनको अपना सारा आइडिया। जीक वांग और मिस्टर लिन कैफेटेरिया में बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि इतने में वहीं पर जीक वांग की दोस्त भी आ जाती हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद मीटिंग कॉल की जाती है तो सभी एम्प्लॉयज जाकर मीटिंग अटेंड करते हैं। मीटिंग के खत्म होने के बाद सब जा ही रहे होते हैं कि मिस्टर लिन जीक वांग को आवाज देकर कहते हैं कि तुम अभी यहीं रुको, तुमने अभी नहीं जाना। फिर जब सब चले जाते हैं तो जीक वांग मिस्टर लिन से कहती है कि आपके साथ ऐसे बिजनेस ट्रिप पर जाना मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है।
ऐसे तो सबको पता चल जाएगा हमारे बारे में और हमारा रिलेशनशिप मजीद सीक्रेट नहीं रह सकेगा। मिस्टर लिन हंसते हुए कहते हैं कि तुम बाकी सबकी टेंशन मत लो, उन्हें मैं हैंडल कर लूंगा। फिर वहीं अचानक से जीक वांग की दोस्त कुछ फाइल्स लेकर आती है जो उसने मिस्टर लिन को देनी होती है। इन दोनों को इतना करीब खड़ा देखकर उस लड़की के दिल में कुछ शक होता है कि जैसे इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन हो। जीक वांग की दोस्त हैरानगी से उसकी तरफ देख रही होती है कि फिर मिस्टर लिन जाने से पहले इससे कहते हैं कि तुम बिजनेस ट्रिप के बारे में जो भी ख्याल रखती हो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार करूंगा। ये कहने के बाद मिस्टर लिन हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। फिर जीक वांग की दोस्त उसका हाथ पकड़कर उसको एक अलग कमरे में लेकर जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे दरमियान कुछ चल रहा है। जीक वांग शुरू में इनकार करती है और कहती है कि नहीं, हम दोनों सिर्फ एक बॉस और एम्प्लॉय की तरह ही हैं। लेकिन जीक वांग की दोस्त उसकी कोई भी बात पर यकीन नहीं करती। फिर वो कहती है कि अगर तुम दोनों के दरमियान कोई रिलेशन है भी तो तुम दोनों को हमसे नहीं छुपाना चाहिए, हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हारी खुशी में खुश ही होंगे। हम सब जानते हैं कि मिस्टर लिन काफी दिनों से तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं, जैसे वो तुम्हारे पर लाइन मार रहे हों। मिस्टर लिन अगर तुम्हें अप्रोच कर भी रहे हैं तो तुम उन्हें सीधा जवाब क्यों नहीं देती। फिर जीकवांग कहती है कि मैंने पास में एक बार किसी शख्स को बहुत टूट कर चाहा था, मैं अब फिर से वो हालत नहीं करना चाहती अपनी, इसलिए बेहतर यही है कि मैं खुद को संभाल कर रखूं और अपने जज्बात ज़ाया ना करूं। फिर जीकवांग अपनी दोस्त को बताती है कि मिस्टर ली ने मुझसे कन्फेशन ज़रूर की थी और वो अब मुझे अप्रोच कर रहे हैं और मुझे डेट करना चाहते हैं। ये सुनकर जीक वांग की दोस्त बहुत खुश होती है और उसे मुबारकबाद देती है। फिर रात होते ही जीक वांग अपने हॉस्टल में मौजूद होती है, लेकिन ये अकेली होती है तो इसे नींद नहीं आ रही होती क्योंकि ये मिस्टर लिन को बहुत मिस कर रही होती है। फिर ये अचानक से अपना मोबाइल उठाकर मिस्टर लिन के नंबर पर कॉल करती है और कॉल पिक करते ही ये बहाना बनाती है कि मैंने गलती से आपको कॉल कर दी। मिस्टर लिन हंसते हुए कहते हैं कि गलती से ही सही, तुमने एटलीस्ट मुझे कॉल तो की, मैं इसी बात पर खुश हो गया हूँ। फिर जीक वांग मिस्टर लिन से कहती है कि मैं आपके साथ बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए राजी हूँ। ये सुनकर मिस्टर लिन और भी ज्यादा खुश होते हैं और ऐसे ही अगले दिन ये दोनों नए प्लांट के टूर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में इनकी मुलाकात मिस्टर वांग और मिस चेन से भी होती है। फिर ये सभी होटल जाते हैं ताकि ये लोग एक नाइट के लिए रेस्ट कर सकें। वहीं रात के लिए जीक वांग को अपना रूम मिस चेन के साथ शेयर करना पड़ता है। जीक वांग काफी बोर हो रही थी तो उसने गेम्स खेलने लगी। फिर उसे याद आया कि क्यों ना मैं मिस्टर लिन के साथ एक नया मोबाइल लेने चलूं। ये सोचकर उसने फौरन से मिस्टर लिन को मैसेज किया तो मिस्टर लिन ने उसे बाहर बुलाया। फिर ये दोनों जब नीचे कॉरिडोर में मिले तो मिस्टर लिन ने इससे पूछा कि तुम्हें इस वक्त क्या चाहिए। सीक वांग ने कहा कि मेरे पिछले मोबाइल की स्टोरेज फुल हो चुकी है और मुझे इस वक्त नया मोबाइल चाहिए, तो क्यों ना इस वक्त हम दोनों ये लेने चलें। फिर थोड़ी ही देर बाद ये दोनों मोबाइल शॉप पर पहुंच गए। वहां पर जीक वांग ने लेटेस्ट मोबाइल का मॉडल खरीदा तो सामने खड़ी लड़की कहने लगी कि अगर आप चाहें तो हम आपके पुराने मोबाइल का डाटा आपके नए मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। जीक वांग ने उसको मोबाइल दे दिया। फिर वो बोली कि आप मेरे कॉन्टैक्ट्स बिल्कुल भी रिकवर मत कीजिएगा, मेरे पुराने कॉन्टैक्ट्स इसी में रहने दें, बस आप मेरी फोटोज नए मोबाइल में ट्रांसफर कर दें। ये देखकर मिस्टर लिन काफी हैरान हुए। फिर ये दोनों मोबाइल की शॉपिंग के बाद वापस आ गए और अगली सुबह होते ही ये दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए इकट्ठे हुए। वहां पर जीक वांग ने इन्हें बताया कि रात मुझे मिस चैन से बहुत सी बातें करने का मौका मिला और मुझे वो बहुत अच्छी लड़की लगी। मिस्टर लिन कहने लगे कि तुम एक ही रात में उनकी फैन हो गई हो। फिर थोड़ी ही देर बाद मैनेजर और मिस चैन भी इनके पास आ गए और इनसे कहने लगे कि अब हमें वापसी का प्लान करना चाहिए, तुम दोनों का क्या प्लान है। मिस्टर लिन कहने लगे कि अभी तो हमारा वापसी का कोई प्लान नहीं है, अभी हमें कुछ और काम है तो हम थोड़ी दिनों बाद आएंगे। मिस्टर लिन की ये बात सुनकर मिस चैन तो हैरान हुई ही थी, लेकिन जीक वांग भी हैरानगी से मिस्टर लिन की तरफ देखी जा रही थी। फिर इन सब ने नाश्ता किया और इसके बाद वो बाहर आ गए ताकि वो गाड़ी में बैठकर वापसी जा सकें। लेकिन मिस चैन ने जाने से पहले मिस्टर लिन से कहा कि क्यों ना आप हमारे साथ वापस चलें, क्योंकि अगर आप ट्रेन के जरिए आएंगे तो वो सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा होगा और ऐसे आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। लेकिन मिस्टर लिन ने कहा कि अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो हम दोनों वापस नहीं आ सकते। ये सब बातें सुनकर मिस चंद समझ गई थी कि मिस्टर लिन जीक वांग के साथ कुछ वक्त अकेले रहना चाहते हैं। फिर वो इनको बाय कहकर खामोशी से गाड़ी में बैठकर चली गई। फिर मिस्टर वांग ने इनको जाने से पहले बाय कहा और ऐसे वो सब रवाना हो गए। मिस चैन और मिस्टर वांग के जाने के बाद जीक वांग ने खुश होते हुए मिस्टर लिन से पूछा, तो अब आपका क्या प्लान है, हम कहाँ कहाँ घूमने फिरने जाएंगे। फिर मिस्टर लिन ने जीक वांग के पास होते हुए पूछा कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, तो उसने मुख्तलिफ जगहों के नाम लिए। फिर मिस्टर लिन कहने लगे कि ठीक है, हम इन सभी जगहों पर जाएंगे बारी बारी और ऐसे तुम खुश हो जाओगी। फिर थोड़ी ही देर बाद ये दोनों अपने मोबाइल के कवर लेने के लिए एक दुकान पर गए। वहीं जीक वांग अपने मोबाइल का क्यूट सा कवर ले रही थी तो मिस्टर लिन ने अपने मोबाइल के कवर के लिए एक मंकी का केस उठाया। जीक वांग ये देखकर हैरान हुई कि मिस्टर लिन और एक मंकी वाला फोन केस रखेंगे। फिर जब बिल देने की बारी आई तो जीक वांग ने अपना कार्ड निकाला, लेकिन मिस्टर लिन ने मना कर दिया और अपने कार्ड से बिल की पेमेंट की। इसके बाद ये दोनों बाहर आए तो जीक वांग ने हंसते हुए मिस्टर लिन से पूछा कि मिस्टर लिन, आपने अभी मंकी वाला फ़ोन केस लिया है, आपको नहीं लगता कि ऑफिस में सभी लोग आपको ऐसे जज करेंगे। फिर मैंने इसे बताया कि मैं बचपन में इस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है और यही वजह है कि आज मुझे जैसे ही ये फ़ोन केस नज़र आया तो मैंने फ़ौरन से अपने लिए ले लिया। इसके बाद ये दोनों एक बोटेनिकल गार्डन में गए ताकि जीक वांग अपने न्यू प्लांट की कमर्शियल साइट के लिए कुछ न्यू पौधे ले सके। फिर इन दोनों ने बहुत से स्ट्रीट फूड ट्राई किए और बहुत सी पिक्चर्स ली।
मिस्टर लिन ने अपने फ़ोन से जी क्वांग की बहुत क्यूट सी कैंडिड पिक्चर्स लीं। आते जाते सभी लड़कियां मिस्टर लिन को ऐसे इतनी प्यारी लड़की की पिक्चर्स लेता हुआ देखकर खुश हो रही थीं। और ऐसे मिस्टर लिन और जी क्वांग ने अपनी पूरी रात सुनहरी यादें बनाते हुए गुजार दी। फिर रात के वक्त मिस्टर लिन ने जी क्वांग को उसके होटल के रूम के बाहर छोड़ा और अगली सुबह होते ही ये दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए ताकि ये दोनों वापस पहुंच सकें। जी क्वांग को हाइट फोबिया था तो प्लेन के उड़ते ही फौरन से उसने मिस्टर लिन का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर मिस्टर लिन खुश हो रहे थे तो वहीं जी क्वांग बेचारी घबराई हुई थी। फिर इन दोनों ने अपने पास रखे हुए टिफ़िन खोले और उसमें इन्होंने जो भी लंच पैक किया था वो बहुत मज़े लेकर खाने लग गए। और ऐसे कुछ ही घंटों की फ़्लाइट के बाद ये दोनों अपने शहर वापस पहुंच गए थे। फिर जी क्वांग ने मिस्टर लिन से कहा कि मुझे पिंगन टेम्पल जाना है, वहाँ पर जाकर मुझे एक ज़रूरी दुआ करनी है। इसने मिस्टर लिन को बाहर ही रोक दिया और अंदर आकर दुआ करने लगी। ये वही जगह थी जहाँ जी क्वांग ने पिछली बार अपने दोस्तों के साथ मिस्टर लिन से दूर रहने की दुआ की थी। जी क्वांग अभी विश मांग ही रही थी कि अचानक से पीछे मिस्टर लिन आकर खड़े हो गए और उसे कहने लगे, तुम इतनी मगन होकर ऐसी कौन सी विश मांग रही हो? जी क्वांग ने कहा कि अगर मैंने अपनी विश ऐसे बता दी तो मेरी विश पूरी नहीं होगी और आपको ऐसे नहीं पूछना चाहिए। और ऐसे ये दोनों घूमे फिरे और वापस आ गए। फिर अगली सुबह होते ही सी क्वांग के जिम्मे जो टास्क लगाया गया था वो उसने बखूबी निभाया और जल्दी से प्रिंट आउट निकलवा कर मिस्टर लिन के ऑफिस पहुंच गई। मिस्टर लिन ने वो फाइल देखी और इसकी तारीफ की कि तुमने इतना बड़ा काम इतनी जल्दी कर दिखाया है। ये दोनों भी कुछ बातें कर ही रहे थे कि इतने में मैनेजर आए और उन्होंने कहा कि न्यू मीटिंग की कॉल आ गई है तो आप लोग आ जाएं। फिर ये दोनों मीटिंग अटेंड करने गए। रात के वक्त जी क्वांग ने अपने छोटे भाई को कॉल की और उसे अपनी ऑफिस के रूटीन के बारे में सब कुछ बताया तो वो कहने लगा कि तुम मिस्टर लिन के बारे में कुछ ज्यादा ही बातें नहीं करने लगी, कहीं तुम दोनों का कोई सीन तो नहीं चल रहा? जी क्वांग ने अपने छोटे भाई को डांट। फिर ऐसे इन दोनों बहन भाइयों ने एक दूसरे को तंग किया। फिर अपने बड़े भाई का इंतजार कर रहा होता है तो जैसे ही वो ऑफिस से थका हुआ आता है तो वो फौरन से कहता है कि मेरे सभी दोस्त न्यू ईयर की छुट्टियां स्पेंड करने कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं और मैं भी जाना चाहता हूँ। कहता है कि मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं चांगबी माउंटेन जाऊँ और बहुत साल हो गए हैं हम दोनों वहाँ नहीं गए। तो जांगजी कहता है ठीक है मैं मम्मा से बात कर लूँगा, वो जैसा कहेंगे हम वैसा कर लेंगे। दूसरी तरफ जी क्वांग अपने सभी स्टाफ मेंबर्स के साथ न्यू ईयर की पार्टी में मसरूफ होती है। जी क्वांग की दोस्त एक डेकोरेशन का बॉक्स लेकर जा रही होती है, बेध्यानी में उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है और वो इससे बदतमीजी करनी शुरू कर देता है। लड़के के ग्रुप में जी क्वांग की फैमिली फ्रेंड की कोई बेटी होती है जो जी क्वांग को सामने देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि ये फैमिली फ्रेंड की जो बेटी होती है ये बहुत अमीर दिखाई होती है जबकि जी क्वांग नॉर्मल हुलिया में होती है। लेकिन जी क्वांग इस लड़की से कुछ नहीं कहती और इसे इग्नोर करते हुए अपने काम से काम रखते हुए साइड पर हो जाती है। फिर ये लड़की अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाती है और यहाँ से फारिग होने के बाद जैसे ये घर पहुँचती है तो ये अपनी मम्मा को सब कुछ बताती है। दूसरी तरफ रात का वक्त हो जाता है तो जी क्वांग और मिस्टर लिन डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं। क्वांग दिन भर के कामों से बहुत थक चुकी होती है तो उसकी आंखें बंद हो रही होती हैं और वो नींद में भी खाना खाई जाती है। देखकर मिस्टर लिन उससे कहते हैं कि आज तुम इतना थक गई हो कि तुम कोई बात भी नहीं कर रही। क्वांग की आंखें नींद की वजह से बंद हो रही होती हैं और ऐसे वो खाना खाती हुई बहुत क्यूट लगती है। ये देखकर मिस्टर लिन मुस्कुराई जाते हैं। जी क्वांग इनको अपने आज के सारे दिन के बारे में सब कुछ बताती है और मिस्टर लिन खामोशी से इसकी सारी बातें सुनते हैं। फिर जी क्वांग अपना मोबाइल मिस्टर लिन की तरफ करते हुए कहती है कि मैंने कल की मीटिंग के लिए ये कुछ चीज़ें तैयार की हैं, आप देख सकते हैं। मिस्टर लिन जैसे ही जी क्वांग के करीब होते हैं ताकि वो उसकी मोबाइल की स्क्रीन देख सके तो जी क्वांग शर्मा जाती है और फ़ौरन से पीछे हो जाती है। ये देखकर मिस्टर लिन भी हंसने लग गए और ऐसे ही कुछ ही देर बाद इवेंट स्टार्ट हुआ और मिस्टर लिन कैलीग्राफी करते नजर आए। गेम्स में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उनको प्राइज़ देने के लिए मिस्टर लिन स्टेज पर गए तो जी क्वांग इनको प्यार भरी नज़रों से देखती रही। इवेंट खत्म होने के बाद जी क्वांग अपनी दोनों दोस्तों के साथ पार्किंग लॉट में खड़ी थी तो वहीं मिस्टर लिन की गाड़ी आई और वो इनसे कहने लगे कि तुम तीनों दोस्तों ने कोई प्राइज़ तो विन नहीं किया कि तो क्यों ना मैं तुम दोनों को यहाँ पर लिफ्ट दे दूँ। जी क्वांग की दोस्त से कहने लगी कि हम दोनों ने आज कुछ ज़्यादा ही खा लिया है तो हम दोनों दोस्त वॉक करके जाएंगी, लेकिन आप जी क्वांग को साथ ले जाएं। क्वांग हंसते हुए अपनी दोस्तों को आंखें दिखा रही थी कि तुम दोनों आखिर ये क्या बोली जा रही हो। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लिन भी हंसते हुए अपनी स्माइल कंट्रोल कर रहे थे। जी क्वांग ने अपने दोस्तों को बाय कहा और चुपचाप मिस्टर लिन की गाड़ी में आकर बैठ गई। वापसी पर इन दोनों ने गाड़ी में बैठे हुए बहुत सी बातें की तो जी क्वांग ने मिस्टर लिन के सामने अपने दिन भर के इवेंट की रांटिंग स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा कि आज पूरे इवेंट में आपने हम तीनों दोस्तों को कोई एक भी इनाम जीतने नहीं दिया, ये तो बहुत गलत बात है। मिस्टर लिन हंसते हुए कहने लगे कि ठीक है मैं अपना कसूर मानता हूँ, इस साल की छुट्टियों के बाद मैं तुम तीनों दोस्तों को एक डिनर पर ले जाऊँगा। वो कहती जी हाँ ज़रूर, फिर हम तीनों दोस्त मिलकर कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट ट्राई करेंगे। मिस्टर लिन हंसते हुए कहने लगे कि ठीक है मैडम साहिबा, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, अब तो आप ही बॉस हैं। अभी रास्ते में जा ही रहे थे कि जी क्वांग की नज़र सामने एक स्ट्रीट पर पड़ी, वहाँ पर बहुत प्यारी लाइटनिंग हुई थी। मिस्टर लिन से कहा कि क्यों ना हम दोनों वहाँ पर जाएं और थोड़ी वॉक करें, यहाँ पर बहुत प्यारा मंजर लग रहा है। फिर यहाँ पर वॉक करते हुए जी क्वांग ने मिस्टर लिन से उनकी फैमिली के बारे में पूछा कि आखिर आप अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर ईव क्यों नहीं सेलिब्रेट कर रहे। उन्होंने बताया कि उनके पापा की कुछ ही अर्सा पहले डेथ हुई है और उनकी मम्मा ने दोबारा शादी कर ली है। मिस्टर लिन जी क्वांग से कहने लगे कि मैंने तुम्हारे मुँह से चांगबे माउंटेन का सुना था कि वो तुम्हारी पसंदीदा जगह है, तो क्या तुम इस साल वहाँ जाओगी या नहीं। जी क्वांग ने कहा कि पिछले काफ़ी सालों से मैं वहाँ नहीं गई तो इस बार शायद मैं जाऊँ।
ऐसे ही चलते चलते ज़ी क्वांग और मिस्टर लिन एक ब्रिज पर पहुंचे जहां पर चांद बहुत प्यारा नजर आ रहा था। उन्होंने वहीं ऊपर खड़े होकर काफ़ी देर तक चांद को देखा। फिर मिस्टर लिन ज़ी क्वांग की तरफ देखते हुए बोले कि ज़ी क्वांग, मैं तुम्हारी हर चीज़ अच्छे से जानना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारी पसंद और नापसंद का ख्याल रख सकूँ। मिस्टर लिन के ये अल्फाज सुनकर ज़ी क्वांग बहुत ज़्यादा खुश हुई और ऐसे ही कुछ ही देर बाद ज़ी क्वांग अपने हॉस्टल के पास पहुंच गई थी। दोनों ने एक दूसरे को स्माइल देते हुए कहा कि अब हमारी मुलाकात अगले साल होगी। इसके बाद ज़ी क्वांग अंदर चली गई और उसने जाने से पहले आखिरी बार मुड़कर मिस्टर लिन को बाय बाय कहा। अगले दिन सुबह होते ही कुछ ही देर बाद ज़ी क्वांग अपने दादा दादी और अपने पापा के साथ लंच कर रही थी। दादी ज़ी क्वांग से पूछने लगी कि आखिर तुम चांगबे माउंटेन कब जाओगी। ज़ी क्वांग ने कहा कि मैं मम्मा के साथ कल दोपहर की फ़्लाइट से जाऊंगी। ये सुनकर उसके बाबा हैरानगी से बोले कि तुम अपनी मम्मा साथ ही क्यों जा रही हो। ज़ी क्वांग का छोटा भाई ज़ी क्वांग को लेने के लिए उसकी दादी के घर आ जाता है और ये दोनों हंसी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। से कुछ ही घंटों बाद न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है। ज़ी क्वांग अपनी मम्मा की फैमिली के साथ मौजूद होती है तो वहीं पर ये खिड़की के पास बैठे मिस्टर लिन को मिस करती है। फिर ये सभी दोस्तों को और मिस्टर लिन को न्यू ईयर विश करती है। दूसरी तरफ मिस्टर लिन अपनी मम्मा और अपने स्टेप डैड के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। कि मम्मा मुख्तलिफ जगहों का बताती हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन है, हम यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जा सकते हैं। लेकिन मिस्टर लिन कहते हैं कि क्यों ना इस साल हम चांगबे माउंटेन जाएं। चल इनका ये आइडिया सुनकर उनकी मम्मा खुश होती हैं और वह कहती हैं कि हाँ ज़रूर, हम यहाँ भी जा सकते हैं। अगले दिन सुबह होते ही ज़ी क्वांग अपनी फैमिली के साथ चांगबे माउंटेन पहुँच जाती है। और एयरपोर्ट से निकलने के बाद ये सब अपना सामान बस में रखवा रहे होते हैं तो ज़ी क्वांग का छोटा भाई उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। ज़ी क्वांग ने बहुत सारी जैकेट्स और मफलर पहना होता है तो वो उसको कहता है कि तुम इस वक्त बिल्कुल एक भालू जैसी लग रही हो। कहते हुए वो इसका मजाक उड़ाते हुए बस में चढ़ जाता है तो ज़ी क्वांग उसको मारते हुए पीछे उसके भागती है। थोड़ी देर बाद बस में बैठे हुए ज़ी क्वांग विंडो सीट पर बैठी होती है तो वो मिस्टर लिन से मुसलसल चैट कर रही होती है। लेकिन जैसे ही उसका छोटा भाई आता है तो वो फ़ौरन से मोबाइल छुपा लेती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को तंग करने लग जाते हैं। ऐसे देखते ही देखते कुछ ही देर में रात हो जाती है और इतने में ज़ी क्वांग भी अपनी फैमिली के साथ होटल पहुंच जाती है जहां पर ये लोग स्टे करेंगे। सुबह होते ही ज़ी क्वांग ने अपने छोटे भाई के साथ जेट स्की चलाई। थोड़ी ही देर बाद ज़ी क्वांग अपने छोटे भाई के साथ कुछ सर्दियों के कपड़ों की शॉपिंग के लिए एक दुकान पर गई तो वहीं पर अचानक से ज़ांगज़ी और उसके फ्रेंड का ग्रुप भी आ गया। देखकर ज़ी क्वांग के चेहरे के तासुरात काफ़ी चेंज हो गए और उसका मूड बिल्कुल अजीब सा हो गया था। दोनों बहन भाइयों ने आपस में शॉपिंग की और थोड़ी ही देर बाद ये दोनों दुकान से बाहर आ गए। ही रात होते ही सभी फ्रेंड्स आइस स्केटिंग करने के लिए निकल जाते हैं लेकिन ज़ी क्वांग को आइस स्केटिंग नहीं आती और वो बार बार स्लिप हो रही होती है। उसका छोटा भाई उसका मजाक उड़ाता रहा। अचानक से ज़ांगज़ी की भी फ्रेंड का ग्रुप वहीं पर आया और उन्होंने भी वहीं पर आइस स्केटिंग की। उनमें से एक फीमेल फ्रेंड ने आकर ज़ी क्वांग से कहा कि क्यों ना आप हमारी एक फ़ोटो ले दें। क्वांग ने चुपचाप ज़ांगज़ी का मोबाइल पकड़ा और उसकी फ़ोटो लेने लग गई। से ज़ी क्वांग ने ज़ांगज़ी की उसके पूरे ग्रुप के साथ पिक ली। ये देखकर ज़ी क्वांग का छोटा भाई आकर ज़ांगज़ी से कहने लगा कि क्यों ना आप भी हम दोनों बहन भाइयों की एक पिक ले लें। उसने ज़ी क्वांग का मोबाइल ज़ांगज़ी के हाथ में दिया। ज़ांगज़ी मुसलसल कैमरे के अंदर ज़ी क्वांग को देखे जा रहा था कि इतने में मिस्टर लिन का मैसेज आया और वो ज़ी क्वांग के मोबाइल पर उसको टेक्स्ट करके पूछ रहे थे कि तुम्हारी रात कैसी गुजर रही है। मिस्टर लिन का ये मैसेज देखकर ज़ांगज़ी को बहुत ज़्यादा जेलसी हुई। कुछ ही देर बाद रात का वक्त हो गया था तो ज़ांगज़ी अपने दोस्तों के साथ होटल में मौजूद था। उसका दोस्तों में दिल नहीं लगा तो वो बाहर आकर अकेला खड़ा हो गया। उसकी वही फीमेल फ्रेंड आकर उसके साथ खड़ी हो गई जिसका क्रश ज़ांगज़ी पर था। ये दोस्त इसे कहने लगी कि आज तुम्हारी और तुम्हारे कज़न की दोस्ती देखकर मुझे बहुत अजीब लगा और ऐसा लगा कि तुम दोनों के दरमियान कोई हिस्ट्री है। ज़ांगज़ी ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो लड़की कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तुम ज़ी क्वांग को पसंद करते हो और तुम्हारा चेहरा सब बताता है और तुम उसको पाने की कोई कोशिश क्यों नहीं करते। लड़की ने कहा कि तुम्हें अपना प्यार हासिल करने के लिए एटलीस्ट कोई आखिरी कोशिश तो करनी चाहिए।